नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। हरदोई में ज्वेलर्स से बदमाशों ने आधा किलो सोना और 1,50,000 रुपए लूटे। विरोध करने पर तमंचे की बट से सिर फोड़ा। हरदोई में दुकान बंद कर घर लौट रहे एक ज्वेलर्स और उनके पुत्र को बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट लिया। बदमाशों ने लगभग आधा किलो सोना और 1.5 लाख रुपए नकद छीन लिए। दुकान बंद कर पुत्र के साथ बाइक से घर जा रहे ज्वेलर्स को 2 बाइक सवार बदमाशों ने सरेशाम तमंचा लेकर लूट लिया। विरोध करने पर एक बदमाश ने ज्वेलर्स के सिर पर तमंचे की बट से हमला कर दिया, जबकि दूसरा उसके पुत्र के सिर पर तमंचा लगाए रखा। ज्वेलर्स का कहना है कि उसके बैग में करीब आधा किलो सोना और 1.5 लाख रुपए की नकदी थी। एएसपी मौके पर पहुंचे और पूरी जानकारी ली। गोपामऊ के मोहल्ला मिश्राना निवासी सर्वेश कुमार रस्तोगी की टर्नियावा कस्बा के थाना और चौराहे के बीच में सोने चांदी की दुकान है। सर्वेश कुमार के अनुसार रोजाना शाम को दुकान बंद कर अपना जेवर और रुपए साथ में घर ले जाते थे। शुक्रवार की शाम करीब 6:30 बजे वे घर जा रहे थे। उनका पुत्र गौरव बाइक चला रहा था, जबकि वह पीछे बैठे थे। रास्ते में बाजार पुरबा और हरई के बीच में पीछे से 2 बाइक और 6 लोग आए। एक बदमाश ने एकदम अपनी बाइक उसकी बाइक के आगे लगा दी। पति का कत्ल, देवर से अफेयर, जेवर गिरवी रख पत्नी ने दी सुपारी, रात में मरबा डाला। बीएसएफ जवान की हत्या की कहानी। यूपी में एक और पति का मर्डर हुआ है। पत्नी ने प्रेमी देवर से बीएसएफ जवान की हत्या करा दी। पत्नी ने जेवर गिरवी रखकर प्रेमी को हत्या की सुपारी दी थी। सीसीटीवी में दिखी परछाई ने कत्ल का राज खोल दिया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मेरठ के इंचोली थाना इलाके के धनपुर गांव में 27 मार्च की देर रात घर में सोते समय बीएसएफ जवान नैन सिंह की गोली मारकर हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। हत्याकांड का राज घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी में दिखी परछाई ने खोल दिया है। पुलिस ने घटना वाले दिन के गांव और आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। इसमें नैन्सी की पत्नी कोमल का प्रेमी सरदना के पाली गांव निवासी गुलशन और अतलपुर किठौर निवासी मोन्टू दिखाई दिए। कोमल ने ही अपने प्रेमी गुलशन को सुपारी देकर पति नैन्सी की हत्या कराई। शुक्रवार को पुलिस ने वारदात का खुलासा कर 5 आरोपियों पत्नी कोमल, उसका प्रेमी गुलशन, दतियाना मुजफ्फरनगर निवासी गुड्डू, अतलपुर किठौर निवासी राहुल और पवन व मोन्टू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोमल ने ही अपने प्रेमी गुलशन को सुपारी देकर पति नैन्सी की हत्या कराई है। शुक्रवार को पुलिस ने वारदात का खुलासा कर 5 आरोपियों पत्नी कोमल, उसका प्रेमी गुलशन, दतियाना मुजफ्फरनगर निवासी गुड्डू, अतलपुर किठौर निवासी राहुल और पवन मोन्टू गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस लाइन में आरोपी कोमल बेहोश होकर गिर गई। महिला पुलिसकर्मियों ने किसी तरह उसे संभाला। एसएसपी अविनाश पांडे ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि धनपुर निवासी नैन सिंह बीएसएफ में गुवाहाटी में तैनात थे। नैन्सी की शादी कोमल से लगभग 14 वर्ष पूर्व हुई थी। 2 साल से दंपति का विवाद चल रहा था। इसके चलते कोमल मेरठ में अपने परिवार के साथ अलग रह रही थी। उसका नैन्सी के मौसेरे भाई गुलशन से प्रेम प्रसंग हो गया था। नैन्सी को 2 साल पूर्व दोनों के प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई थी। प्रेम प्रसंग के कारण दंपति में विवाद रहने लगा था। 6 मार्च को नैन सिंह छुट्टी पर आए थे। 1 अप्रैल को वापस जाना था। इससे पहले ही कोमल ने प्रेमी गुलशन के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना बनाई। 27 मार्च की देर रात घर में सोते हुए नैन्सी की गुलशन और उसके साथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस व स्वाट टीम की जांच में दोनों के प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई थी। यूपी में बहनों से बात करने की जिद, दोस्तों ने अनमोल को मार डाला। हत्या यूपी के बुलंदशहर में हुए अनमोल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बहनों से बात कराने की जिद की तो दोस्तों ने ही अनमोल को मार डाला। 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना इलाके के गांव छोटा बांस अकबरबास कनैनी में 5 दिन से लापता अनमोल की हत्या का पुलिस ने शुक्रवार को पर्दाफाश कर दिया। हत्या का कारण 2 दोस्तों से उसकी बहनों से बात करने का दबाव बनाना निकला। आरोपियों ने पहले अनमोल को शराब पिलाई, फिर ईंट से सिर पर वार करके और रस्सी से गला घोटकर उसकी जान ले ली। साक्ष्य मिटाने के लिए शव को 15 फीट गहरे कुएं में फेंककर ऊपर से कूड़ा डाल दिया। पुलिस ने इस मामले में गांव निवासी रजत, अंकुर और सनी और मोनू को गिरफ्तार कर लिया है।
एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि अनमोल और आरोपी में गहरी दोस्ती थी। रंजिश की जड़ जिद और मर्यादा का उल्लंघन बनी। अनमोल ने दोस्त अंकुर और सनी पर दबाव बनाया था कि वह उसकी बात दूसरे दोस्त रजत की बहन से करा दे। अंकुर ने इसके लिए मना कर दिया था। विवाद तब और बढ़ गया जब 24 मार्च को अंकुर की दादी की 13वीं के कार्यक्रम में उसकी मौसी की लड़की आई। अनमोल ने फिर अंकुर से मौसी की लड़की से बात कराने की जिद की। अंकुर ने उसे समझाया कि दोस्ती में ऐसी बातें ठीक नहीं है, लेकिन अनमोल नहीं माना। जब ये बात अंकुर ने रजत को बताई तो दोनों ने मिलकर अनमोल को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची। साजिश के मुताबिक 29 मार्च की दोपहर अंकुर और रजत ने अनमोल को शराब पार्टी के बहाने साथ लिया। दिन में शराब पीने के बाद सब अपने घर चले गए। रात करीब 8:30 बजे अंधेरा होने पर आरोपियों ने दोबारा अनमोल को फोन कर गांव के पास स्थित एक कुएं पर बुलाया। वहां उसे इतनी शराब पिलाई गई कि वह सुध बुध खो बैठा। जैसे ही अनमोल नशे की हालत में बेदम हुआ, आरोपी रजत ने पास पड़ी एक ईंट उठाकर उसके सिर पर पीछे से ताबड़तोड़ प्रहार किए। अनमोल के चेहरे को ईंट से कुचला। अनमोल लहूलुहान होकर जब वह जमीन पर गिर पड़ा तो अंकुर ने भी उसी ईंट से उसके चेहरे और सिर को कुचल दिया। मौत सुनिश्चित करने के लिए आरोपियों ने रस्सी से उसका गला भी घोंटा। इसके बाद उन्होंने शव को कुएं में फेंक दिया और पहचान छिपाने के लिए ऊपर से भारी मात्रा में कूड़ा करकट डाल दिया, जिससे कि किसी को दुर्गंध न आए और शव दिखाई न दे। पुलिस ने आरोपियों के पास से मृतक का मोबाइल फोन, हत्या में प्रयुक्त ईंट, घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद कर लिए हैं। हत्या के बाद हमदर्द बनने का ढोंग। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने तीसरे साथी मोनू के घर पहुंचे, जहां उन्होंने खून से सने कपड़े बदले। मोनू ने न केवल उन्हें शरण दी बल्कि साक्ष्य छिपाने में भी मदद की। अगले दिन से ही आरोपी अनमोल के परिजनों के साथ मिलकर उसे ढूंढने का नाटक करने लगे। वे अनमोल के घर जाकर सात्मा देते रहे ताकि पुलिस को उन पर शक न हो। 1 अप्रैल को जब अनमोल की मां रानी देवी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने अनमोल के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाली। सीडीआर से पता चला कि गायब होने वाली रात अनमोल की आखिरी बात अंकुर और रजत से हुई थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर उन पर निगरानी रखनी शुरू की। इसी बीच बृहस्पतिवार सुबह कुएं से अनमोल का शव बरामद होते ही पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को दबोच लिया। शुरुआत में आरोपी पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और साक्ष्य सामने रखे तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से मृतक का मोबाइल फोन, हत्या में प्रयुक्त ईंट, घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद कर लिए हैं। अपनों की आंखों के सामने था शव, पर किसी को न लगी भनक। अनमोल के लापता होने के बाद 5 दिनों तक गांव की गलियों से लेकर खेतों तक में सघन तलाशी अभियान चलता रहा, लेकिन जिस कुएं में अनमोल का शव पड़ा था वह उसके घर से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित था। परिजन और ग्रामीण कई बार उसे रास्ते से गुजरे, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। 5 दिनों तक अनमोल अपनी मां और अपनों के करीब होकर भी उनकी नजरों से ओझल रहा। बृहस्पतिवार को कुएं से दुर्गंध उठी, तब जाकर इस खौफनाक साजिश से पर्दा उठ सका। मंदिर मस्जिदों से मुनादी शराब ना खरीदें, खरीद ली है तो ना पिएं। जहरीली शराब से 3 की मौत के बाद ऐलान। मेरठ के दोराला में जहरीली शराब से हुई मौतों ने प्रशासनिक अमले में खलबली मचा दी है। घटना के बाद हरकत में आए प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कस्बे में अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस ने दोराला की सभी मंदिरों और मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से यह ऐलान कराया कि कोई भी व्यक्ति फिलहाल शराब के ठेके से शराब न खरीदे। मेरठ के दोराला में शुक्रवार रात करीब 8 बजे शराब पीने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई। परिजनों ने शराब के जहरीले होने का आरोप लगाया है। डीएम के आदेश पर देसी शराब के ठेके को सील कर दिया गया है। डीएम और एसएसपी ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। शराब का ठेका भाकियू नेता मिंटू अहलावत निवासी दोराला के पिता जयपाल अहलावत के नाम पर है। पुलिस ने देर रात जयपाल अहलावत को ठेके के 2 सेल्समैन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस के अधिकारी इनसे पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मूल रूप से भराला गांव निवासी बाबूराम प्रजापति 55 साल वर्तमान में दोराला में रह रहे हैं। सरसों की पेराई का काम करते थे। शुक्रवार की रात बाबूराम के दोस्त अंकित 45 साल और जितेंद्र 50 साल निवासी दोराला ने सरदना रोड स्थित ठेके से देसी शराब खरीदी। इसके बाद दोनों ने बाबूराम के साथ मिलकर शराब का सेवन किया। शराब पीने के कुछ ही देर बाद तीनों की तबीयत बिगड़ गई। बाबूराम के बेटे सचिन ने बताया कि हालत बिगड़ते देख तीनों को टोल प्लाजा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के किए दर्शन। प्रदेश भर में शुरू हुआ स्कूल चलो अभियान। सीएम योगी शनिवार की सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन किए। इसके बाद बाबा काल भैरव के दर्शन किए। इसके बाद सीएम योगी शनिवार की सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन किए। इसके बाद बाबा काल भैरव के दर्शन किए। इसके बाद सीएम ने काशी से ही पूरे प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह बाबा विश्वनाथ व काशी कोतवाल काल भैरव के दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री ने यहां से निकलकर आसपास के दुकानदारों और बच्चों से संवाद किया और उनका कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री ने बच्चों से बात की और उन्हें उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में काशी से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने 5 निपुण बच्चों को बैग और किताबें देकर सम्मानित किया। कंपोजिट विद्यालय शिवपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बच्चों संग काफी खुश नजर आए। उन्होंने खुद बच्चों के कंधे पर स्कूल बैग पहनाया और किताबें दी, उनसे हालचाल पूछा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 से पहले सरकार के एजेंडे में शिक्षा नहीं थी। गरीब बच्चों के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं थी। उनके लोग नकल कराते थे। आज ऐसा नहीं है। आज परिवेश और पद्धति दोनों बदलाव आया है। अब बच्चों को पारंपरिक के साथ तकनीकी शिक्षा भी दी जा रही है, जिससे उन्हें रोजगार भी मिले। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर में बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी देखी और उनसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री 9:15 बजे सुबह कार्यक्रम स्थल पहुंचे और 10:50 पर स्थल से रवाना हुए। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों, शिक्षकों और मीडिया कर्मियों को भी प्रवेश नहीं दिया गया। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा सिर्फ डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है, मनुष्य को मनुष्य बनाने का सशक्त माध्यम है। इस माध्यम से सफल बनाने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर है। वे यदि परिश्रम करें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें तो सफलता निश्चित मिलेगा। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षकों ने मेहनत किया और ऑपरेशन कायाकल्प को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हर घर से सभी बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का काम किया। प्रदेश के मौसम में आज से होगा यू टर्न। हवाओं के साथ होगी बारिश। इन जिलों में ओले गिरने की चेतावनी। यूपी में मौसम एक बार फिर बदलने जा रहा है। विक्षोभ की वजह से प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुए नए विक्षोभ के असर शुक्रवार को पश्चिमी यूपी के नोएडा, गाजियाबाद और सहारनपुर में तेज हवाओं, गरज चमक और हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार तक इसका प्रभाव मध्यांचल और पूर्वांचल तक पहुंच जाएगा। प्रदेश के करीब 35 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्चों के हिस्से की संपत्ति बेचने की अनुमति से कोर्ट का इनकार। जिला अदालत ने पैतृक संपत्ति में से नाबालिग बच्चों के हिस्से को बेचने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि केवल राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज होने से स्वामित्व सिद्ध नहीं होता। ये आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार अष्टम ने दिया। जिला अदालत ने पैतृक संपत्ति में से नाबालिग बच्चों के हिस्से को बेचने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि केवल राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज होने से स्वामित्व सिद्ध नहीं होता। ये आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह अष्टम ने दिया है। करेली निवासी याची सैयद मदहर अली रिजवी ने पैतृक संपत्ति में से अपने नाबालिग बच्चों के कथित हिस्से वाले गुरु तेग बहादुर नगर स्थित मकान बेचने की अनुमति मांगी थी। उनका कहना था कि वे नोएडा में नया मकान खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए इस संपत्ति को बेचना जरूरी है। साथ ही आश्वासन दिया था कि नई संपत्ति में भी बच्चों को बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि संबंधित मकान याची को अपने पिता से विरासत में मिला था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया कि नाबालिग बच्चों का स्वामित्व किस कानूनी प्रक्रिया जैसे बैनामा, वसीयत या हिबा से स्थापित हुआ। अदालत ने कहा कि केवल खसरे में नाम दर्ज होने से स्वामित्व सिद्ध नहीं होता, इसलिए नाबालिगों के हिस्से को बेचने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि याची स्वयं बालिग है, वे अपने हिस्से के संबंध में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए सक्षम है और इसमें न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हालांकि नाबालिग बच्चों के संबंध में मांगी गई अनुमति स्वीकार नहीं की जा सकती। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।